जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में, पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन चैनल 2.0। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में इंजॉय करें और खुश रहें। तो और आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमने एक न्यू चैनल बनाया है मूवीज़ रिएक्शन का। जी हाँ। और लिंक जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और हमारे चैनल के बायो में भी मिल जाएगा। और आप सभी लोगों से निवेदन ये है कि आप जिस तरह आपने हमारे इस चैनल को बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, हमें प्यार दिया, जी हाँ। उसी प्रकार आप हमारे उस चैनल को भी बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। जी हाँ। और उस पे जो है हमने राम सेतु मूवी जो है वो फुल देख ली है। और अभी हम देख रहे हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान। उसका भी पहला सीज़न जो है हम समाप्त करने ही वाले हैं। हाँ। मतलब कि देखने ही वाले हैं, बस आखिरी एक दो पार्ट ही रह गए हैं। जी हाँ। तो भाई प्लीज़ आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो है जी, जो हमने पॉडकास्ट शुरू किया था योगी आदित्यनाथ जी का, जी। उसका पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट हमने देख लिए हाँ, थे, देख तो लिए। आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 4। 4। तो पहले हम पॉडकास्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो जी। याद करना, जब संविधान सभा में आरक्षण की बात हुई तो उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा भी उठा था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण सामाजिक रूप से उन लोगों को दिए जाने चाहिए जिनके साथ अस्पृश्यता और छुआछूत सैकड़ों वर्षों से होती आई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उसके साथ जोड़ा गया था और इसीलिए भारत के संविधान ने विशेष प्रावधान करके उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध भारत के संविधान सभा के हर एक सदस्य ने किया था और सबने इस बात को कहा था, क्योंकि उसी समय देश 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और उसका विरोध और उसकी साया आने वाले समय में भारत पर न पड़ने पाए। लेकिन ये कांग्रेस 1952 से लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ इसी प्रकार से छेड़छाड़ करती रही, लगातार कर रही। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का पाप, जो उस समय जबरदस्ती संविधान में डालने का पाप इन्होंने किया था। हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने इस पाप को पूरी तरह समाप्त करके आज इस कलंक को मिटाया है। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त होती है। आज वहाँ पर फिर से लोकतंत्र बहाली की प्रक्रिया के साथ जुड़ा और विकास की प्रक्रिया के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ा है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव हो गए। ठीक है, सरकार जिसकी भी बनी, लेकिन जनता को अपने आप को वहाँ पे उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिला ना। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने तो इससे वंचित रखा था जम्मू कश्मीर को। कुछ परिवारों को लूट की छूट दे रखी थी। भारत के खिलाफ आतंकवाद के गढ़ के रूप में उसको प्रस्तुत किया करने का प्रयास हुआ था। लेकिन आज जम्मू कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। ऐसे समय समय पर इन्होंने किया। याद करिए, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, लेकिन 3 तलाक का भी समर्थन करते थे। मोदी जी ने इन 3 तलाक की कुप्रथा को भी समाप्त किया और महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 3 तलाक के नाम पर जब मर्जी आए तब कोई जो है किसी महिला के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे, ये नहीं हो सकता है। आज वो एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। तो ये चीज़ें देने का काम वो किया था। तो कांग्रेस को जब भी अवसर मिला है, देखिए शिव कुमार वही बोल रहे हैं जो महिला बहुत खुश थी। विरासत में कांग्रेस ने उनको दिया है, जो कांग्रेस का एजेंडा है। ये संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन इनको सच्चाई, अपने कृत्यों की सच्चाई के बारे में इनकी बताया जाना चाहिए कि इन्होंने कब कब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और भारत के संविधान में कितने संशोधन करके
इन्होंने संविधान की आत्मा को 1976 में क्या नहीं किया था इन्होंने संविधान के साथ में, गला घोंटने का काम किया था। तो ये कांग्रेस तो हमेशा करती रही, और आगे जो भी बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, ये वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, हाल ही में एक्चुअली कल ही हुआ था कि एक कॉमेडियन जो हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी कानून के दायरे में, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए, और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। और मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में विभेद पैदा करके सौहार्द को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ कानूनी तरीके से उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार भी होना चाहिए। महाराष्ट्र में ही कुछ महीने पहले एक स्लोगन उठा था, बटेंगे तो कटेंगे, वो भी ऐसे ही विभाजनकारी स्लोगन था? विभाजनकारी नहीं था। आप मुझे बताइए, यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर एक होते तो कभी नहीं हो सकता। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये हौसला नहीं था, ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बात यहाँ से हमने कही थी, और मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन इसमें बुराई आगे बढ़ी। इलेक्शन जीत गए आप? नहीं, इलेक्शन हम उससे कारण नहीं जीते। इलेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक नारा इलेक्शन जीतने का, कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की बात? क्या बात करते हैं, क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब कटने काटने की बात आप मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? तो फिर लाखों हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? काटे नहीं गए थे। तो इसीलिए हम उसको भूल क्यों जाते हैं? इतिहास भूलना नहीं चाहिए। वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी होता है। तो इसको खुरेद के इसलिए वर्तमान पीढ़ी भूल गई होगी, तो उसको बताने का एक माध्यम है। अरे बताना पड़ेगा हमें, ये हमारा दायित्व भी है। पर ये खुरेदने से क्या दंगे वंगे नहीं होंगे? दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वो डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। बिल्कुल। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं, और ठीक भी करते हैं उनको। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है? नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है। हाँ, आप ये कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी और जो उत्तर प्रदेश के बाकी नेता हैं वो यही कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल में है, ये सिर्फ लीपापोती की जाती है। वो उनके सोशल मीडिया हैंडल पे रोज तो मुझे कहता हो लिस्ट आता है। मैं क्या कर रहा हूँ? आप मुझे बताइए, 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए। आपकी एएनआई की तो पूरी टीम वहाँ कवरेज कर रही थी, कई कैमरे आपके लगे हुए थे। पाकिस्तान की 3 गुना। आपने किसी श्रद्धालु को ये कहते हुए सुना कि साहब मेरे साथ लूट हुई है? नहीं। किसी बहन और बेटे को ये कहते हुए सुना कि उसके साथ छेड़खानी हुई है? और क्या चाहिए? कहीं पे किसी को ये कहते हुए, किसी व्यापारी को कहते हुए सुना गया कि उससे जबरन किसी ने पैसा मांगा है? किसी व्यक्ति को अपहरण की कोई शिकायत वहाँ आई क्या इन 45 दिनों में? 45। आप मुझे बताइए, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? भाई हमारी कितनी भी फोर्स रही होगी वहाँ पे, तो फोर्स तो एक सीमित संख्या में थी ना। 50,000 के आसपास हमारी फोर्स वहाँ पे थी, और प्रतिदिन 28, 29 और 30 इन 3 दिनों में 15 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 29 के पहले यानी 28 के पहले प्रतिदिन 1 करोड़ से कम श्रद्धालु थे। 50,000 से लेके 60,000, 50 लाख से लेके 60 लाख तक आते थे, और 29 के बाद से फिर ये बढ़ता गया, और 3
फरवरी के बाद से यानी बसंत पंचमी के बाद से यह और तेजी के साथ आगे बढ़ा। संख्या 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ की पर डे की आ रही थी। लेकिन कहीं आप लोगों ने सुना? कोई बात नहीं थी। दूसरा, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, अगर आपसी पहले से गुटबाजी नहीं है, पहले से वैमनस्यता नहीं है और कोई आपसी वो नहीं है, तो सामान्य रूप से कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। यह लिपापोती नहीं, ये वास्तविकता है। और ये उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां इस बात को जब अभिव्यक्त करती हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें बोलती हैं, बेटियां बोलती हैं कि हम आज सुरक्षित हैं। नहीं तो 17 के पहले तो यहाँ पे स्कूली बालिकाएं बहुत सारी ऐसी थीं, ऐसे ऐसे कस्बे थे, ऐसे ऐसे जनपद थे जहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को या तो दूर के रिश्तेदार के पास या किसी हॉस्टल में दूर भेज देता था। आप मुझे बताइए, जब उस बेटी को माँ बाप का संरक्षण मिलना है बचपन में, तब वो दूर हॉस्टल में जा कर के पढ़ने के लिए मजबूर है। आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण वह बेटी अपने माँ बाप के संरक्षण में अपने घर से स्कूल जाती है और घर में वापस आती है। आज वो अपने को सुरक्षित महसूस करती है। और मैं तो एक बेटी से मिलने के लिए कैराना गया था। मैं जब उस परिवार में गया था 2015 में, उस परिवार के अभिभावक की हत्या हुई थी। वो एक व्यापारी परिवार था और जब उस परिवार से मिलने के लिए गया था, वह परिवार यहाँ से भाग करके सूरत चला गया था। 18 में वापस आया, तो वापस आने पर फिर से उन्होंने व्यापार शुरू कर रहे थे। तो मैं वहाँ गया था फिर मिलने के लिए, पूछने के लिए कि भाई आप क्यों भागे थे और फिर वापस आए हैं। तो उस परिवार ने मुझे बताया, उस परिवार ने कहा साहब हमारे जो परिवार का मुखिया थे उनकी तो हत्या कर दी गई 15 में, 2015 में, तब दंगों में। श्री अखिलेश यादव उस समय, दंगों के पहले अखिलेश यादव उस समय चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे, ये दंगों के बाद की बात है। और पहले फिरौती वसूली गई, फिर उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। इसके बाद और परिवार को जब कोई पुलिस संरक्षण नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर हिंदू परिवार पलायन कर गए थे, कराना छोड़ करके भाग चुके थे। लेकिन सरकार जब आई, सरकार ने जब ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्ती शुरू की, हमारी सरकार आने के बाद, तो मैंने कहा था ना, बहुत सारे परिवार वापस आना शुरू हुए। तो उनकी प्रॉपर्टी पे बहुत सारे दंगाइयों ने कब्जा करके रखा हुआ था, तो उन कब्जों को खाली, बहुत सारे लोगों ने तो सरकार बनते ही कब्जे खाली कर दिए थे। बाकी जो बचे हुए थे तो उनको हमने वसूली के साथ कब्जे खाली भी करवाए और ये सारी कार्रवाई वहाँ पे संपन्न हुई। तो उस परिवार से मैं मिलने के लिए गया था, क्योंकि उस परिवार के एक प्रमुख सदस्य की हत्या हुई थी और उसके बाद ही किराना का पलायन शुरू हो गया था। उस परिवार में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक बालिका थी। मैं उस परिवार में गया तो मैंने उस बेटी से पूछा, मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ती? उसने कहा 6ठी क्लास में। मैंने कहा स्कूल जाने में भय नहीं लगता है? उसने कहा नहीं, अब तो नहीं लगता है। अब सोचिए कि 3 साल पहले जो बेटी स्कूल जाने से वंचित रह गई थी और सूरत जाने के लिए मजबूर हुई थी, वही परिवार वापस आया, क्या उसको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए थी? आप कह रहे हैं कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो फिर इन बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? इन व्यापारियों की सुरक्षा कौन करेगा? तो यही डंडा इन बेटियों की सुरक्षा करता है, इन व्यापारियों की सुरक्षा करता है, इन दंगाइयों को और इन अपराधियों और माफियाओं को ठिकाने भी लगाता है। और इसलिए इतनी सख्ती हमें करनी पड़ती है। और तब 25 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन के साथ खड़ी होती है। आपने इस परिवार का जिक्र किया, मैंने आपका एक भाषण सुना था जिसमें आपने कहा था कि जो यूपी का युवा है छिपता था ये कहने से कि मैं यूपी का हूँ, क्योंकि उसको एक श्रमिक के रूप में देखा जाता था, एग्रीकल्चर लेबर या कंस्ट्रक्शन लेबरर। लेकिन यूपी की जो छवि बदली है, ही सेज इट प्राउडली कि मैं यूपी का हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, उत्तर प्रदेश का ये नाम सुन करके ही उसको किसी नौकरी के लिए जाता था, उसको बाहर कर दिया जाता था।
उत्तर प्रदेश का नाम सुन करके ही होटलों में कमरे नहीं मिलते थे, रूम नहीं मिलते थे, धर्मशाला में जगह नहीं मिलती थी, लोग किराएदार नहीं बनने देते थे, लोगों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। बेचारी अवाम आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश का युवा हो, अन्नदाता किसान हो, या किसी भी सेक्टर का कोई व्यक्ति आज पहचान के लिए मोहताज नहीं है। और ये पहचान के लिए जो मोहताज नहीं है, आज वो कहीं जाता है तो कहीं भी देश के अंदर कहीं जाता है, दुनिया के अंदर कहीं जाता है, अगर वो यूपी का नाम लेगा तो लोगों के मन में, अगर वह धार्मिक आस्थावान व्यक्ति है तो अयोध्या, काशी, प्रयागराज या यहाँ के धर्मस्थल याद करके बड़े सम्मान के साथ लोग उसको देखते हैं। यूपी के नाम से, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों के मन में होता, अच्छा ये वहीं से आए हैं। तो यूपी जो पहले एक श्रम शक्ति माना जाता था, एक लेबर के रूप में यहाँ की एक पहचान थी कि यहाँ के लोग एक सामान्य उसके साथ जुड़ेंगे, आज वही यूपी विरासत की शक्ति के रूप में और अर्थ शक्ति के रूप में देश के अंदर और दुनिया के अंदर अपनी पहचान बनाए। आप तो जी ये था आज की हमारी जो पॉडकास्ट का पार्ट, यहीं तक। भाई बहुत ही कमाल की बातें कही। हाँ। सल्यूट है ऐसे सीएम को, ऐसे सीएम तो चाहिए यार देश को। और भत्ताखोर को खत्म कराया। मतलब और उन्होंने सवाल किया था कि हाँ। आप ऐसे मतलब कि दंगाइयों के खिलाफ क्यों लड़ते हैं, तो उन्होंने पूरी कहानी समझाई कि ये अगर दंगाई यहाँ होते हैं तो ये भत्ताखोरी करते हैं। हाँ। आम नागरिक को जीने नहीं देते। बिल्कुल। आज आम नागरिक जो है अपनी पूरी जो है जैसे आज़ादी से जीता है ना, वैसे जी रहा है यूपी में। और नारियों के लिए भी बहुत हाँ, खास, महिलाओं के लिए जो हिफाजत। देश की हाँ। बेटियां थी, हाँ। यूपी की बेटियां थी, उनसे मतलब कि कितना बुरा व्यवहार होता था। हाँ यार। 17 से पहले, और योगी जी के आने के बाद वो अब सुरक्षित महसूस। वो उस दिन हमने वीडियो नहीं देखी थी, वो बिल्कुल। कैसे हाँ, कॉलेज की हमारे लड़कियां जो कैसे बोल रहे थे। इस चैनल पे तकरीबन इस वीडियो से 5वीं 6ठी होगी तकरीबन। हाँ, पहले की। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया यार। हाँ यार, कमाल कर दिया भाई भाई। बीजेपी जो है ना, हाँ मैं बीजेपी कहता हूँ सलूट है यार, जो कमाल है। जो योगी जी ने यूपी की जो इमेज को बदला है, अब वाकई जो यूपी से कोई भी बंदा बाहर जाता है, उत्तर प्रदेश से किसी भी देश में जाता है, भला देश के अंदर भी किसी और स्टेट में जाता है, तो वहां से अगर कोई पूछता है ना कि कहाँ से आए हो, तो पहले ये मतलब कि जब अखिलेश जी का ये राज्य था तो वो डर सीएम जाते थे यार, ये कोई और ना हो। हाँ, फिर वो लोग अपनी पहचान छुपा लेते कि मैं यूपी से नहीं हूँ, कहीं किसी और जगह से अभी बता वो देते। फखर से कहते हैं, इस वजह से अब कहते वो हाँ हाँ। और योगी जी की बजाय वही उनका इलाका है वो। ये भी अब एक अलग प्रश्न है। अच्छा, योगी जी जो आपका ये दबंग स्टाइल है, दबंग स्टाइल नहीं है, ये शराफत का स्टाइल है। हाँ। शराफत का। यार कमाल कर दिया यार योगी जी ने। ये वाकई शराफत का स्टाइल। बिल्कुल यार। ये हाँ। सन्यासी बाबा, और इन्होंने मतलब कि पूरे जो एक जिम्मेदारी निभाई मतलब कि हाथ में ली है ना, हाँ। तो उनको पूरा संभाला है। नहीं तो और सीएम आते हैं, बस जैसे सीएम बनते फिर अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। योगी जी वाकई कमाल है। और ये जो हैं, ये योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, और भी बहुत सारे हैं। हाँ, हाँ। सारे मतलब के जो काबिल सीएम हैं या काबिल लोग हैं, वो सारे बीजेपी के, बिल्कुल बीजेपी। जो तुरंत एक्शन लेते हैं। हाँ, तुरंत। लेकिन एक नारा और भी है कि यार देश के इतने टुकड़े तो हो गए। अच्छा, इनमें दया बहुत है, बीजेपी में हाँ, लोगों में दया बहुत मैं है। एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि यार योगी जी ने एक बात कही थी कि मतलब कि यार देश के इतने टुकड़े तो हो गए, अब और भी करने के लिए लोग तुले हुए हैं क्या? इसलिए योगी जी जैसे बंदे होना जरूरी है। बहुत जरूरी। कटेंगे तो बटेंगे, हाँ। बटेंगे तो कटेंगे, और साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जी सेफ हाँ। रहेंगे। जी हाँ। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा भी यार सही वीडियो तो, यार ये पार्ट भी कमाल का था। कमाल का था यार। आप जो सीएम आपको संभाल रहा है, आप उसके बातों से उसके विचार जान सकते हो कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जी हाँ। आप बातों से पता लगा सकते हो, ये अगर आप में समझ है तो। हाँ, ये
ये किस प्रकार का ये व्यक्ति है, हमारे लिए कैसा है, हाँ, क्या करेगा। अवाम के लिए सही है, देश के लिए सही हाँ। होना चाहिए, अवाम के लिए सही होना चाहिए और देश के लिए सही कहता सही बोलने होना से बंदा पहचाना जाता है, चाहिए, पहचाना ऐसी जाता है। बात नहीं। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ, इस तरह के आप कोई भी किसी भी सीएम या पीएम की आप कोई भी अगर बात सुनोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये बंदा कैसा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो सुनना और समझना लाजमी होता है। तो भाई इसी के साथ यार ये भी पार्ट, अच्छा एक और बात भी है, कांग्रेस ने बहुत मतलब कि इतना देश को पीछे लेके गए और इतना उन्होंने मतलब कि गलतियों पे गलतियां और गुनाह पे गुनाह किए, और सब गुनाहों को सब गलतियों को बीजेपी ने, मोदी जी ने आके सेट किया, हम्म, योगी जी ने आके सेट वो तो सबके सामने, सबके हम्म। सामने, किया सबके सामने। चाहे वो हाँ, कितने मसले आए थे, चाहे यूपी का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, और भी बहुत सारे और मसले चाहे महाराष्ट्र में दंगे का द- मसला हो, और बहुत महाराष्ट्र है। में नहीं, यूपी में दंगों का यूपी में मसला था, है, यूपी में अभी बिहार का हाँ जी, भी सेट करेंगे, यूपी में और भी काफी इलाके में बिहार था। में अभी भी है, बिहार का भी सेट करेंगे ये। बिहार में है अभी भी, हाँ, पर टेंशन नहीं है ना, बीजेपी है ना, वो कर देगी। वहाँ बीजेपी जाएगी, वहाँ भी एक्शन, कड़े एक्शन ले रहेंगे। हाँ, लेना भी चाहिए। हाँ। तो भाई वीडियो बहुत ही कमाल है। मैं और भी एक बात कर रहा था कि जो धारा 370 हटाई थी, किसी ने तो ये भी कहा था कि मोदी भले 10 जन्म भी ले लेना तभी धारा 370 नहीं हटा सकता, उसने करके दिखाया। हाँ, विश्वास। बीजेपी ने हाँ, कहा था कि धारा 370 हटेगी, जो कहा था वो करके दिखाया, यो वो हटाई। अच्छा, अमन के लिए ये हटाना हाँ, बहुत जरूरी था। और वो हटी तो फिर जो है विकास, देश का जो बजट है वो एक स्टेट को मिला। बिल्कुल मिला। पहले जो था वो कश्मीर एक सेकुलर था, अलग था, सेकुलर नहीं था, मतलब कि अलग था, वो इंडिया के साथ होने के बावजूद भी इंडिया का हिस्सा नहीं था, नहीं नहीं था। सिर्फ धारा 370 इस एक 70 की वजह से, जी हाँ। इस एक धारा की वजह से जैसा ही हटी, फिर कश्मीर को बजट भी मिला, कश्मीर के लोगों को नौकरियां भी मिली, कश्मीर हाँ। के लोगों में विकास भी आया, हाँ, कश्मीर भी विकास में गया। तो वो वाकई योगी जी की बात सही है हाँ, कि वो धारा 370 जो है गुनाह था, गुनाह था, बिल्कुल था। और जो अभी कश्मीरी लोगों के साथ मतलब कि भेदभाव करता अच्छा, है। हटने में अमन भी हुआ है वहां पे, हाँ, बहुत बहुत अमन अमन हुआ हुआ है, है। ये पहले होना था। पहले होना था, जी। बहुत पहले होना था। तो ये हटाना भी एक बहुत मुश्किल का काम था, पर ये सिर्फ बीजेपी ही हटा हाँ। सकी, नहीं तो कांग्रेस ने कभी इसको अच्छा, हटने पता दिया ही नहीं किसी नहीं, को लगने नहीं दिया। लगने ही नहीं दिया, भनक तक नहीं हाँ, लगने दी। तब और पता लगा मतलब जब कि खबर आई। बीजेपी बीजेपी मतलब कि उसने बड़ी मुश्किल से इसको हटाया, और बहुत समय लगा था इसमें, और चुपके से हटाया, किसी को भनक तक नहीं लगने दी। तो भाई वीडियो बहुत ही कमाल की थी, बहुत इसमें समझने वाली बात थी, इमोशंस थे, और सुननी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए, और आप सभी को भी उम्मीद करते हैं समझ आई होगी वीडियो। तो भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।